वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस चीज़ का कलेक्शन बहुत बेनिफिशियल रह सकता है, बहुत अच्छा रह सकता है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस चीज़ का कलेक्शन बहुत बेनिफिशियल रह सकता है, बहुत अच्छा रह सकता है। इसमें हमने पहले भी आपको कई बार सजेस्ट किया है कि ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया पीरियड मतलब 1835 से लेके 1947 तक के कॉइन्स और इसी पीरियड के करेंसी नोट्स, ये अगर आपके पास मिल जाते हैं या आपको कहीं से मिलते हैं तो इसकी वैल्यूशन हमेशा अच्छी होती है और ये चीज़ें रेयर होती हैं। तो इसमें कॉइन्स की रेंज जो है वो गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर निकल, ब्रास और ब्रॉन्ज, इन सब मेटल्स में ये कॉइन्स आए थे। और ये कंपैरेटिवली रिपब्लिक इंडिया के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा महंगे होते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन इसमें रेयरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा हमने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया था कि सब लोगों को एक कॉमन सी बात पता है कि 1939 का 1 रुपीज़ बहुत महंगा है, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटिश इंडिया में आज़ादी से पहले ब्रिटिश पीरियड में गोल्ड के कॉइन आते थे, 1 मोहर, 2 मोहर, 15 रुपये, कुछ डिनोमिनेशंस ऐसे आते थे जो सिर्फ गोल्ड में ही आते थे और ये उस टाइम पर भी महंगे थे, लेकिन आज इनकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। अब मानकर चलिए कि 1 मोहर की जो वैल्यू है वो 3 लाख से 5 लाख चल रही है और डबल मोहर की 15 लाख से 20 लाख रुपए। और जो भी गोल्ड कॉइन ब्रिटिश इंडिया पीरियड के थे, सोने से कम 5 गुना से 10 गुना वैल्यू आज उनकी है। तो अगर आपके पास वो ब्रिटिश इंडिया के गोल्ड कॉइन्स हैं तो उनको आप ध्यान से रखिए, या उनको सेल परचेज करना है तो हम उसको परचेज भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें सोवरिजिन कॉइन्स आते थे जो ओकेजनली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। वो सोवरिजिन कॉइन जो आते थे विक्टोरिया के टाइम पे भी आते थे, एडवर्ड के टाइम पे भी आते थे, जॉर्ज के टाइम पे भी आते थे। तो वो करेंसी नहीं थे, वो एक एज ए गिफ्ट पर्पज़ के लिए ब्रिटिश इंडिया यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स। तो उन कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, उनकी वैल्यू जो होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड वैल्यू से 5% 10% तक ऊपर हो सकती है, इससे ऊपर उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न ना रहे, कभी आप गलती से उन चीज़ों को खरीद लें जो चीज़ें उतनी वैल्यूबल नहीं हैं। अगर आप करेंसी खरीदते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड के कॉइन में करेंसी महंगी होती थी, जिसमें 1 मोहर, 2 मोहर, 15 रुपये और कुछ डिनोमिनेशन और भी आते थे जो इसमें महंगे होते थे। इसके बाद सिल्वर में भी काफ़ी कॉइन्स इसमें महंगे होते थे, जिसमें आप मानकर चलिए कि ½ रुपीज़ विक्टोरिया में, विक्टोरिया क्वीन और विक्टोरिया एम्प्रेस में कुछ कॉइन्स काफ़ी महंगे रहे हैं। जैसा हमने पिछली भी वीडियोज़ में बताया आपको, 1835 का ½ रुपीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का आता था, ये भी महंगा होता है। इसकी वैल्यू भी 8,000 से 15,000 तक हो सकती है एज़ पर कंडीशन। तो इसके साथ साथ इसमें ब्रिटिश इंडिया में सिल्वर में जो 1874, 75, 76, 77, 78 ये जो डेट्स हैं, ये भी आपकी महंगी है ½ रुपीज़ में। और 1880 की जो अठन्नी है ½ रुपीज़, ये काफ़ी महंगी होती है और ये रेयर में कहलाती है। तो इसकी वैल्यू भी आप मानकर चलिए कि 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास इसकी वैल्यू होती है ब्रिटिश इंडिया में, ½ रुपीज़ 1880। और भी बाकी जो डेट्स हैं इसमें और भी अच्छी हैं, जिसकी वैल्यू 5,000 से लेके 15,000, 20,000, 25,000 तक होती है। तो ब्रिटिश इंडिया में अगर आपके पास ½ रुपीज़ में विक्टोरिया में या विलियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आती थी, वो अगर आपके पास होती हैं तो वो वैल्यूबल कॉइन्स में आती है। क्वार्टर रुपीज़ में भी कुछ अच्छी होती हैं डेट्स, इसमें भी 1880 महंगी होती है। ½ रुपीज़ में 1911 भी जॉर्ज की काफ़ी अच्छी होती है, उसकी वैल्यू भी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ये थे ब्रिटिश इंडिया में सिल्वर कॉइन्स में जो रेयर होते हैं। गोल्ड कॉइन में भी अब मैंने आपको बता दिया है कि ये महंगे होते थे। इसके साथ साथ कॉपर कॉइन्स में भी काफ़ी चीज़ें महंगी होती थी, जिसमें 4 कॉइन तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि 1/12 में 1874 काफ़ी महंगी होती है, फिर 1906 ब्रॉन्ज भी काफ़ी महंगी है अब, फिर उसके अलावा हाफ आने में 1875 कॉपर का आता था, वो काफ़ी महंगा होता है। फिर हाफ प्राइस के अंदर 1938 आती थी, वो भी काफ़ी महंगी है। इसके अलावा 1920 8 आना, 8 आना में 2 ही डेट आती हैं, 1919 और 1920। इसमें भी 1920 का 8 आना काफ़ी महंगा है
वो भी आप मानकर चलिए कि 30,000 से लेके और 60-70 हज़ार रुपये तक वो प्राइस है उसका। तो ब्रिटिश इंडिया के ये कॉइन्स भी महंगे होते हैं। और इसके साथ साथ ब्रिटिश इंडिया में कुछ कॉइन्स जो हमने बताए आपको, प्रॉपर पर्टिकुलर यही एपिसोड्स हमने बनाए आपके लिए, कि जिसके अंदर दो आने में 1933, 1934, एक आने में 1915 रेयर होती है। इसके साथ साथ एडवर्ड में 1907, 1908, 1909, 1910 ये भी स्केयर कॉइन्स आते हैं सारे। इसके साथ साथ इसमें क्वार्टर आने में 1898 आता है, और भी 1880 आता है, 1878, 79 ये भी स्केयर और रेयर में ही आते हैं। 1916 भी अच्छा होता है। तो ये डेट्स कुछ ऐसी होती हैं। 1941 का बॉम्बे मिंट भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, और इनके प्राइस भी हम आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में बता चुके हैं। और ये सभी चीज़ों को हमें खरीदने में भी इंटरेस्ट है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल भी होती हैं कि अगर आपको चाहिए तो आपको मिल भी सकती हैं। दोस्तों, रंग की तरफ से हमने कुछ प्रोडक्ट निकाले थे अपने, जिसमें ब्रिटिश इंडिया एम्परर सेट था और ब्रिटिश इंडिया डेट वाइज सेट था। उन दोनों ही फाइलों में हमारे जो रेयर कॉइन्स की लिस्ट है उसमें 8 आना 1919 का अवेलेबल नहीं होता है, और वो आपको हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे rangcoins.com पे वो अवेलेबल है। अभी सिर्फ 4 ही पीछे मिले थे हमें, तो हमने डाल दिए थे। तो ये आपके नोटिस में लाना था हमें। आपके कंफर्ट के लिए हमने व्हाट्सअप चैनल शुरू किया है। वो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी अपनी वो उस पर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। हालांकि ब्रिटिश इंडिया के कुछ कंसेप्ट हमने पीछे निकाले थे, लेकिन कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है। हमने काफ़ी लोगों से बात की थी कि अगर वर्मा जी पूरी पूरी फाइल बनाकर हमें दे देते हैं तो उसके बाद हमारा कलेक्शन करने का चार्म उतना नहीं रहता जितना हम खुद अपने आप एक एक चीज़ इकट्ठी करते हैं उससे होता है। कुछ लोगों का बजट भी ऐसा नहीं है कि वो 60,000 रुपये की ब्रिटिश इंडिया की फाइल एक ही बार में परचेज कर पाए। तो उनके लिए भी ये सजेशन होता है कि आप, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से परचेज करने के बाद उसकी एक लिस्टिंग कर लो। अपना जो बजट है आपका, उस बजट के हिसाब से आप हमें लिस्ट भेज सकते हैं कि हर महीने का हमारा 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का या 4,000 का ये बजट है, और जितने कॉइन उस बजट में आते हैं हर महीने उसकी रिक्वायरमेंट निकाल के आप हमें लिस्ट भेज सकते हैं। उस लिस्ट के हिसाब से आप धीरे धीरे उसको टिक करते चले जाओ कि भाई ये 269 कॉइन्स जो हमारे हैं वो इतने दिन में पूरे हो जाएंगे, और ये हमारा बजट है। इसमें आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो उसमें रेयर कॉइन्स हैं, अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं और बीच में आप खरीद पाते हैं तो उनको खरीद लीजिए, और नहीं तो उनको उस टाइम पे मौका दीजिए जब आपका सारा कलेक्शन पूरा हो जाए उस रेयर को छोड़ के। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि जिसमें आप 1,000, 2,000, 3,000 की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट महीने की करके अपना एक बजट बना के रिपब्लिक इंडिया कमोमरेटिव कॉइन्स, रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स, डेट वाइज कॉइन्स, मिंट वाइज कॉइन्स, ब्रिटिश इंडिया डेट वाइज, सिल्वर कॉइन्स, ये सारी चीज़ों का कलेक्शन आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी में भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपने एक लिस्ट बनाई अपनी कि हमारे पास 250 डिफरेंट कंट्री के नोट्स होने चाहिए या कॉइन्स होने चाहिए, तो उसकी एक लिस्ट बना के आपको टिक करना है कि भाई मैंने ये 10 कॉइन रन को ऑर्डर किया था और ये 10 आ गए हैं, टिक कर दिया, ये मेरे पास अवेलेबल है। अगले महीने अगले 10 ऑर्डर करने हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर कलेक्शन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूर्वजों के कुछ कलेक्शन आपके पास रखे हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको खरीदने के लिए हमेशा इंतज़ार करते हैं कि आप आइए हमें बेचिए, हम उनको लेना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें रैंडमली भी हमारे वेबसाइट से जाके, जिसका नाम rangcoins.com के नाम से है, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर हम आपको देते रहेंगे, जिससे आपका कलेक्शन भी बढ़े, एज ए हॉबी भी आपके लिए अच्छा रहे, एज एन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहे। ये हॉबी मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, इससे आपको फ़ायदा होता है। मैं इसलिए भी हॉबी के लिए सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपने अपने लाइफ टाइम पे, जब आपके पास 5 साल, 10 साल या 20 साल हैं, उस पीरियड में अगर आपके अंदर ये हॉबी जनरेट हो जाती है, तो आप मानकर चलिए कि एक वो चीज़ है जिससे आपका आने वाला फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर्ड हो जाता है, सेफ हो जाता है। एक नया चैनल, नई सर्कल, नए लोग आपसे जुड़ते हैं। फिर इसमें आप अगर धीरे धीरे कलेक्शन करते करते इतनी नॉलेज आपको हो जाती है कि उसका सेल परचेज भी आप इसके साथ साथ कर सकते हैं। और ये टोटल काम जो है वो पार्ट टाइम हो सकता है, लेकिन जब आप रेगुलर परचेज करते हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको नॉलेज होती है। जब अगर इंटरेस्ट लेके अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप घर पे बैठ के ऑफिस से आने के बाद भी शाम को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तभी एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू हो सकता है। घर पे जो लेडीज़ मान लो हाउस वाइफ हैं या वर्किंग भी हैं, वो भी आकर इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रख के इसका बिजनेस पैरेलल में शुरू कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है।
अगर इसको कंसिडर किया जाए तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी लाइन है, जो एक छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू हो सकता है और आपकी पॉकेट मनी से भी शुरू हो सकता है। और फ्यूचर को तो ये सिक्योर करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, मैं ये मानता हूँ। और इस चीज़ों से ज़्यादा अवेयर करने के लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज चाहिए या आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस में आकर हमारे से मिल सकते हैं। तो इसके लिए सारी चीज़ों को इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ, चीटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो और उसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू।